हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज में आज 6th डे है। 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज क्या है कि आप जो कोई भी करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो करते हैं वो फॉलो करिए और उसके बाद इन वीडियोस को देखिए। कहाँ पर आप कम टाइम में ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और कैसे आपके ब्रेन में आप उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली अगर वो बार बार रिवाइज की जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो कैसे प्रोसेस होती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये सीरीज बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी जो कंटेंट है वो इंग्लिश में होगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने की कोशिश करूंगा। आज इस सीरीज का 6th डे है। आरबीआई ने हाल ही में किस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए एक 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। सो ये एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए प्रपोज किया है। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एक 4-tier यानी 4 लेयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर प्रपोज किया है। ये 4 लेयर कौन कौन सी हैं? एक होगी बेस लेयर, एक मिडल लेयर, एक अपर लेयर और एक टॉप लेयर। एनबीएफसी क्या है? ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के प्रेजेंट के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिसेंटली आरबीआई इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम के बैंक पर 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड को रिपोर्ट करने में देरी की थी। इसके अलावा आरबीआई इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि आरबीआई ने 3 बैंक्स को डीएसआईबी का स्टेटस दिया है। डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इट मींस कि ये 3 बैंक हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर ये फेल होते हैं तो एंटायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एंटायर इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। ये 3 बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा हाल ही में आरबीआई जयंत कुमार दास कमेटी के कारण भी न्यूज में। ये कमेटी आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की है और ये 6 मेंबर कमेटी है। एक्चुअली कुछ टाइम से रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर लैंडिंग यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कर्जा लेने में काफी फ्रॉड हो रहे थे। तो इन सब को रोकने के लिए हाल ही में आरबीआई ने इस कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा हाल ही में गूगल ने भी बहुत सारी ऐसी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस को अपने प्ले स्टोर से हटाया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थी। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। हाल ही में अल्फाबेट ने अपना प्रोजेक्ट लून बंद करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट लून में गुब्बारों की मदद से गूगल ने अनकनेक्टेड एरियाज में इंटरनेट प्रदान करने की पहल शुरू की थी। अब इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 से 2030 जो कि हाल ही में न्यूज में थी, ये किस राज्य और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? सो ये जम्मू एंड कश्मीर की लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है। इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए लैंड अलोकेशन होगा ताकि यूनियन टेरिटरी में प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। आपको बता दूं कि पहले जो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, अब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख। लद्दाख में लेजिस्लेशन नहीं होगी जबकि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगी। इसके अलावा हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट के कारण भी न्यूज में था। ये भी एक लैंड अलोकेशन पॉलिसी थी जो हाल ही में इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत काफी करप्शन हुआ था। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में न्यूज में था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना के कारण। ये योजना जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करेगी। सेहत का फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सरद हवा किस संस्था का एक ऑपरेशन है? सो ये बीएसएफ का एक ऑपरेशन है। सरद यानी ठंडी। सो बीएसएफ 2 ऑपरेशन कंडक्ट करवाता है। एक गर्म हवा जो कि गर्मी के सीजन में कंडक्ट करवाता है और दूसरी है सरद हवा। ये दोनों ऑपरेशंस बीएसएफ इसलिए लॉन्च करता है ताकि राजस्थान में जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। सो इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर वहां पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षा प्रदान करती है। बीएसएफ एक सीएपीएफ है। सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सीएपीएफ एमएचए के अंडर में है। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इसके मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह। हाल ही में उन्होंने आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम की घोषणा की है। सो ये
CAPF के जो मेंबर्स हैं यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ऐसे ही आयुष्मान सेहत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। BSF के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं मिस्टर राकेश अस्थाना और BSF हर साल 1 दिसंबर को फाउंडेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रशिया के साथ जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको 5 साल और बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया है। सो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इसका मेन पर्पस है अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करना। फरवरी के महीने में ये ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है, इसीलिए यूएस के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस ट्रीटी को 5 साल और बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया है। यूएस के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में यूएस से कीस्टोन पाइपलाइन के कारण भी न्यूज में था। ये यूएस और कनाडा के बीच एक पाइपलाइन है। इसके अलावा यूएसए ने हाल ही में पेरिस डील को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। ये COP21 के दौरान साइन की गई थी। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21, ये फ्रांस में हुई। हाल ही में फ्रांस इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये वन प्लेनेट समिट का होस्ट था। इसके अलावा हाल ही में यूएसए ने WHO को भी रीजॉइन करने का निर्णय लिया है। रूस की बात करें तो हाल ही में रूस इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च नाम की कंपनीज पर भारत का डेटा चुराने के मामले में किस संस्था ने FIR फाइल की है? सो ये FIR फाइल की है CBI ने। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ये जो दो कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च, ये दो कंपनीज न्यूज में थी क्योंकि इन पर आरोप है कि इन दो कंपनीज ने इंडियन यूजर्स का डेटा है उसको इलीगली बेच दिया और इसीलिए इस मामले पर CBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाल ही में CBI ने इन कंपनीज के खिलाफ FIR फाइल की है। यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब CBI को लगा कि ये दोनों कंपनीज गिल्टी हैं तो उन्होंने FIR फाइल की है। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत की गई थी। CBI के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अब डेटा थेफ्ट के मामले में एक और टर्म काफी न्यूज में रहता है, ये है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा है वो सर्वर्स में स्टोर होता है। जैसे आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हो वैसे ही डेटा इन सर्वर्स में स्टोर होता है। अगर ये डेटा यानी किसी देश का डेटा अगर उसी देश में ही स्टोर किया जाए तो उसे डेटा लोकलाइजेशन बोलते हैं। कि अगर जो इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए तो उसे डेटा लोकलाइजेशन बोलेंगे। अभी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैक्सिमम जो हमारा डेटा है वो दूसरे देशों में स्टोर होता है क्योंकि सर्वर्स वहां पर सिचुएटेड हैं। मैक्सिमम डेटा वहां स्टोर होता है। अब डेटा प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में एक और कमेटी भी न्यूज में थी, ये है श्री कृष्णा कमेटी। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, एक है डेटा लोकलाइजेशन, दूसरा है श्री कृष्णा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी रिलीज की है? सो ये इंडिया ने रिलीज की है ताकि आर्कटिक एरिया है वहां पर हम और साइंटिफिक मिशन कंडक्ट करवा सके, वहां पर हम ऑयल और अदर रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। इसके लिए इंडिया ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। आर्कटिक एरिया के मामले में एक आर्कटिक काउंसिल भी है और इस काउंसिल में इंडिया मेंबर नहीं है, हालांकि इंडिया इसका ऑब्जर्वर है। इंडिया 2013 में इसका ऑब्जर्वर बना था। इनफैक्ट चाइना भी एक ऑब्जर्वर ही है और चाइना भी 2013 में ही इस आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर बना था। सो इसके मेंबर्स कितने हैं? 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, USA, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन। सो ये टोटल 8 देश हैं वो इस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया किस पोजीशन पर है? सो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पर है। चीन और अमेरिका इस मामले में हमसे आगे हैं और हम 3rd पोजीशन पर हैं। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके बारे में जानकारी दी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। एक्चुअली इस मिनिस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि हाल ही में नेशनल इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया और ये इनोवेशन पोर्टल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की एक पहल है और ये फाउंडेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है DST के अंडर। प्रेजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में
वो इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर किया था। प्रेजेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हैं। इसके अलावा वो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने रिलीजियस साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और पीस के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है? सो ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। रिलीजियस साइट्स हैं, डिफरेंट देशों में जो रिलीजियस साइट्स हैं जैसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ये सब जो रिलीजियस साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि TPNW जो कि एक ट्रीटी है न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए, वो लागू हो गई है। TPNW का फुल फॉर्म है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए एक संधि। सो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी। ये 2017 में अडॉप्ट की गई थी, जबकि 22 जनवरी 2021 से ये लागू हो गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन है। इनफैक्ट UNSC भी इसका एक ऑर्गन है। UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो UNGA है, उसके प्रेसिडेंट है वोल्कन बोजगिर। वोल्कन बोजगिर टर्की से हैं। हाल ही में टर्की इसलिए न्यूज में था क्योंकि टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और इसी कारण अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध भी लगा दिए थे। UNSC की बात करें तो इसमें टोटल 15 कंट्रीज होती हैं, जिसमें से 5 कंट्रीज हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और 10 कंट्रीज हैं वो 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट की जाती हैं। हाल ही में इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। USA की बात करें तो हाल ही में USA ने क्यूबा को एक टेरर स्पॉन्सर कंट्री डिक्लेयर किया है कि US के हिसाब से क्यूबा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जबकि USA ने हाल ही में सूडान को इस लिस्ट से बाहर किया है, यानी कि सूडान US के हिसाब से अब टेरर स्पॉन्सर देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाली है? सो ये गुजरात सरकार बनाएगी और हाल ही में इन्होंने अडानी पोर्ट्स के साथ इस मामले में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित होगा। इसके अलावा गुजरात इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट को रीनेम कर दिया है। अब ड्रैगन फ्रूट का नया नाम है कमलम। इसके अलावा गुजरात इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी है वो गुजरात में सेटअप की जाएगी। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट हाल ही में न्यूज में था क्योंकि ये देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट है जिन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स हैं यानी अपनी जो कार्रवाई है उसको यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गुजरात हाल ही में सोमनाथ टेम्पल के कारण भी न्यूज में था। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इस टेम्पल ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात हाल ही में इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू है वो भी गुजरात में ही बनाया जाएगा और ये गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा और इसे रिलायंस के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटिंग एप्लीकेशंस की मदद से हो रहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में किस संस्था ने सभी देशों को पर्पल नोटिस जारी किया है? सो ये जारी किया है इंटरपोल ने। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्यालय लियोन में है, ये फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस और CBI इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट करती है। CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरपोल की जो 2022 की कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में होनी। अब हाल ही में इंटरपोल ने ये पर्पल नोटिस क्यों जारी किया है? जो डेटिंग एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर क्रिमिनल्स अपना फेक अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद वो लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और बाद में उनको कन्विंस करते हैं कि आप इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और इस तरीके से वो इन डेटिंग एप्लीकेशंस के यूजर्स को चीट करते हैं और उनका पैसा ठग लेते हैं। इसके बारे में सभी देशों को जानकारी देने के लिए हाल ही में इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस है पर्पल नोटिस। एक्चुअली इंटरपोल डिफरेंट कलर के नोटिस जारी करता है। रेड कलर नोटिस है वो वांटेड पर्संस के लिए जारी किया जाता है कि ये पर्सन यहाँ पर वांटेड है, तो अगर ये किसी भी देश में पाया जाता है तो उसे इंटरपोल को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है येलो नोटिस। येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू नोटिस है वो किसी के बारे में भी एडिशनल जानकारी हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जारी किया जाता है, जबकि ग्रीन नोटिस है वो इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए और वार्निंग जारी करने के लिए
इश्यू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस है वो इमिनेंट थ्रेट यानी कि जो आने वाला खतरा है उसके बारे में जारी किया जाता है। और पर्पल नोटिस है वो मोडुस ऑपरेंडी के बारे में जारी किया जाता है। मोडुस ऑपरेंडी का मतलब है कि ये क्राइम किस तरीके से कमिट किया जाता है। हर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मोडुस ऑपरेंडी है यानी कि उनका क्राइम करने का एक तरीका है। सो इस तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी करती है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आज की इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो रिसेंटली जस्टिस गीता मित्तल न्यूज में थी क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट है यूएई। सो रिसेंटली यूएई न्यूज में था क्योंकि यूएई ने इजराइल के तल अवीव में एम्बेसी बनाने का निर्णय लिया है। यूएई और इजराइल ने हाल ही में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मल किए हैं और इसी के चलते हाल ही में इजराइल ने भी अबू धाबी में अपनी एम्बेसी शुरू की है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सरप्लस। सो करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में चाइना ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और अब चाइना के पास दुनिया में सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस है, जबकि यूएसए करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में सबसे टॉप पोजीशन पर है। यानी कि यूएसए का जो डेफिसिट है करंट अकाउंट में वो सबसे ज्यादा है और सरप्लस है वो चाइना का सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज आप अपने इकोनॉमी के नोट्स चेक करिए और उसे वापस से रिवाइज करिए। नेक्स्ट है उद्यम सारथी ऐप। सो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐप को जारी किया है 24 जनवरी के दिन। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के लिए खास है क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। सो ये ऐप है ये इसलिए जारी किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। नेक्स्ट है केपी शर्मा ओली। सो केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें उनकी पार्टी ने निकाल दिया है। पार्टी का नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। हाल ही में केपी शर्मा ओली ने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसोल्व किया था और इसी निर्णय के चलते उनकी पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है 2 किताब, एक है फ्लाइंग ब्लाइंड, ये किताब के ऑथर है मोहम्मद जीशान और दूसरी किताब है 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इस किताब के ऑथर हैं फरीद जकारिया। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में बर्ड्स के बारे में हाल ही में जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टेटिस्टिक्स जारी किया है। सुंदरबन की बात करें तो ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट वेटलैंड से संबंधित है। इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। मोस्ट रीसेंट है वो है सोकर लेक, ये लद्दाख में है। सुंदरबन की बात करें तो ये एक मैंग्रोव एरिया है जो कि डेल्टा में है और ये डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर के मिलने से बना है। यानी ये तीनों रिवर आपस में मिलती हैं, उसकी वजह से जो डेल्टा बना है। जेडएसआई की बात करें तो ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। प्रेजेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे। सो हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 25 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है नरेंद्र लूथर। सो हाल ही में पोएट और हिस्टोरियन नरेंद्र लूथर का निधन हुआ है। इसके अलावा लैरी किंग का भी निधन हुआ है जो कि अमेरिका के टॉक शो के होस्ट थे। नेक्स्ट है स्पेस एक्स। सो हाल ही में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इसलिए न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके, और ये सैटेलाइट्स स्पेस एक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च की है। नेक्स्ट है वासुकी। सो ये हाल ही में इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये इंडियन रेलवे की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी, और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज की एक ट्रेन है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। अब कल के क्वेश्चंस। सो हाल ही में किस सैटेलाइट के टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने हॉट यूवी ब्राइट स्टार्स को स्पॉट किया था? सो ये है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट के टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने इस हॉट यूवी ब्राइट स्टार को स्पॉट किया था। नेक्स्ट है नामरूप किस राज्य में स्थित है? तो नामरूप आसाम में है। नेक्स्ट है अबेल 370 जिसकी हाल ही में नासा ने पिक्चर जारी की है, वो क्या है? सो ये एक गैलेक्सी क्लस्टर है। नेक्स्ट है SIDM किस टाइप की एक बॉडी है? सो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। नेक्स्ट है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब बनाने के? सो इन्होंने AWS यानी अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से टॉप रिस्क बाय इम्पैक्ट में कौन सा रिस्क है? सो बाय इम्पैक्ट
टॉप रिस्क है इन्फेक्शियस डिजीज, और लाइवलीहुड की कैटेगरी में टॉप रिस्क है वो है एक्सट्रीम वेदर। संवाद कॉन्फ्रेंस भारत और किस देश से संबंधित है? सो ये इंडिया और जापान से संबंधित है। डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल किस यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? सो हाल ही में डीडीसी के इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है इंडिया की पहली एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है वो किस शहर में शुरू की गई? सो ये शुरू की गई थी हैदराबाद में। नेक्स्ट है कलारीपायट्टू किस राज्य का खेल है? सो ये है केरला से संबंध। हाल ही में 4 गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है, ये उनमें से एक। लास्ट क्वेश्चन है 2021 के माइकल और शेला हेल्ड प्राइज के लिए किस इंडियन मैथमेटिशियन को सेलेक्ट किया गया था? सो ये है निखिल श्रीवास्तव। अब है आज के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला किस राज्य से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है इंडिया और फ्रांस के बीच जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 हुई थी उसका वेन्यू कहाँ है, यानी कि ये कहाँ पर आयोजित करवाई गई थी? थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने किस आईआईटी के साथ टाई अप किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जो इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है जो कि इंडिया होस्ट करवाएगा उसका वेन्यू क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है लंबेक्यू जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सिटी है वो किस देश में स्थित है? सिक्स्थ क्वेश्चन है वासुकी किस रेलवे जोन से संबंधित ट्रेन है? सेवंथ क्वेश्चन है हाल ही में किस यूनियन टेरिटरीज ने 250 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं सिक्योरिटीज बेचकर? सिक्योरिटीज का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में किस स्पीसीज को बचाने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है? नाइन्थ क्वेश्चन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? 10th क्वेश्चन है हाल ही में किस टेक कंपनी ने रैंसमवेयर टास्क फोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है? और 11th क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया है? सो ये थे इसके टेस्ट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।